हेलो दोस्तों, आपका हमारे ये मैनेजमेंट की सीरीज पे वापस से स्वागत है। तो आज हम लोग मैनेजमेंट का पार्ट थ्री करेंगे। तो आज थोड़ा नया टेम्पलेट है, होप आपको थोड़ा ठीक लगेगा। पहले से थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा हो जाए। तो पार्ट वन में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ लिया था और पार्ट टू में डेफिनीशन, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट कर लिया था। तो ये जो पार्ट थ्री है उसमें हम लोग जो है आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो है उसको हम लोग करेंगे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखते हैं क्या होता है मैनेजमेंट के प्रोसेसेस में, क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो उसको देखते हैं। तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें जो बहुत ही जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें जो कॉमनली जो सबसे में से काफ़ी सारे साइंटिस्ट लोगों ने दिया है कि मैनेजमेंट का ये फंक्शन है, मैनेजमेंट का वो फंक्शन है। बट कूंज एंड ओडोनेल करके एक स्कॉलर थे, दो स्कॉलर थे, जिन्होंने POSDC ये 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D for directing and C for controlling. So these 5 major functions were given by Kunz and O'Donnell. तो कई बार पेपर में डायरेक्टली पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फंक्शंस गिवन बाय कुंज एंड ओडोनल। उसमें कोऑर्डिनेटिंग दे देंगे आपको, कभी कभी कन्फ्यूजन रहा कि कोऑर्डिनेटिंग था यार या कंट्रोलिंग था। तो उस टाइप के कन्फ्यूजन से बचना है आप लोग को। याद रख लो POSDC दिया गया था। अब इसका बेसिक बता दूं, प्लानिंग मतलब क्या होता है कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग एक एक्शन बनाते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे। अब जैसे इसको हम लोग आराम से समझ लेते हैं, जैसे कि आप लोग RBI की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी में देखते हैं मैनेजमेंट के RBI की प्रिपरेशन में कैसे आप उस प्रिपरेशन को मैनेज करोगे। अब RBI की प्रिपरेशन करना है तो व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज यू विल प्लान हाउ यू विल डू। प्लान के बाद यू विल ऑर्गेनाइज योर प्लान। स्टाफिंग क्या हुआ? अब स्टाफिंग मतलब यहाँ जैसे हम लोग RBI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग खुद ही स्टाफ है। स्टाफिंग हुआ कि हम लोग खुद ही स्टाफ है, या कोई कोर्स ले लिए तो उनको एक स्टाफ, एक तरह से मान लो कि हम लोग ने उस टीचर को स्टाफ नियुक्त कर लिया। जैसे अगर आप मुझसे मैनेजमेंट पढ़ रहे हो या कुछ टिप्स ले रहे हो तो मैं आपका एक स्टाफ की तरह यहाँ वर्क कर रहा हूँ। डायरेक्टिंग मतलब क्या है? डायरेक्टिंग मतलब जैसे कि आपने जो प्लान बनाया और जो उसको ऑर्गेनाइज किया उस पर कोई काम भी तो करना चाहिए। अब डायरेक्टिंग मतलब क्या है कि सपोज आपने प्लान बनाया कि हमको कल मॉक टेस्ट देना है, तो आप खुद को डायरेक्ट करो कि हाँ भाई मॉक टेस्ट देना है। कंट्रोलिंग क्या है? सपोज आप मॉक टेस्ट नहीं दिए तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप हो सकता है कि कुछ इस टाइप का एक्शन लो खुद पे कि नहीं, अब परसों मैं 2 मॉक टेस्ट दूंगा, मैं 3 दिन बाद 3 मॉक टेस्ट दूंगा। तो अब कोई भी छोटी सी चीज़ को भी मैनेज करने के लिए यही सब बेसिक आता है, POSDC। तो ये 5 तरीके होगा। अब किसी कंपनी के बारे में देखा जाए, किसी कंपनी, ये था एक सिंगल लेवल पे सोचना, किसी कंपनी के बारे में सोचो तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज़ आएगी। सबसे पहले उसमें आएगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, किसको क्या ड्यूटी देना है, अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग के अंदर क्या आएगा कि मैन पावर प्लानिंग करोगे, उसके बाद रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सब देखोगे। तो हम लोग थोड़ा अलग से अच्छे से पढ़ेंगे कि किसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लानिंग। इस पार्ट में हम लोग प्लानिंग पढ़ेंगे। प्लानिंग कुछ इसके बेसिक चीज़ है, ये हम लोग फ्यूचरिस्टिक होता है। ऐसा नहीं कि आप पास्ट की चीज़ों के लिए प्लानिंग करोगे, ये एक प्राइमरी फंक्शन है, मतलब सबसे पहले आप प्लानिंग ही करोगे। प्लानिंग कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, प्लानिंग कंटिन्यूअस होते रहेगा। आपने कुछ गोल्स अचीव कर लिए, कुछ अचीव करने हैं तो प्लानिंग जो है कंटिन्यूअस चलते रहेगा। ये कुछ इसके तरीके होगा। स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में? सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे कि आई हैव टू क्रैक RBI, तो यू हैव सेट योर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है ना उसके लिए एक एक्रोनिम यूज किया जाता है, SMART। योर ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं, RBI क्रैक करना है। मेजरेबल,
ऐसा नहीं कि मुझे क्रैक करना है, अरे भाई क्या क्रैक करना है, आरबीआई क्रैक करना है, असिस्टेंट क्रैक करना है, ग्रेड बी क्रैक करना है, उस हिसाब से आप मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल। ऐसा नहीं कि आप 5th क्लास में पढ़ रहे हो, आप आरबीआई क्रैक करने का एम बना रहे हो। आप ग्रेजुएशन कर लिए हो, बीटेक किए हो, उसके बाद आप एम बना रहे हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो भी अचीवेबल है बट ऑलमोस्ट मुश्किल है काफ़ी। रियलिस्टिक मतलब कि आपने एटलीस्ट 40-45 डेज रखा है कि हाँ भाई आरबीआई क्रैक करना है। ऐसा नहीं कि 3 दिन पहले आप चैनल पे आए फिर बोल रहे हो यार सर मुझे क्रैक करना है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम बाउंड मतलब मुझे 1 साल में करना है, 2 साल में करना है। ऐसा नहीं कि मुझे क्रैक करना है तो कभी भी हो जाए, ऐसा नहीं। आपके पास एक टाइम है, मुझे इस साल क्रैक करना है, तो ऑब्जेक्टिव सेट होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो होता चाहिए वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो है उसके बाद सेकेंड चीज़ हम लोग जो है उसमें हम लोग एक एजम्पशंस बनाते हैं। कुछ एजम्पशंस प्लानिंग में लेना पड़ता है। एजम्पशंस क्या लेना पड़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेमाइसिस मतलब कि जो एजम्पशन आपने लिया है उसको। एजम्पशन जो लेना पड़ता है वो क्या होता है कि जैसे कि इंटरनल एजम्पशंस हो सकते हैं, एक्सटर्नल एजम्पशंस हो सकते हैं। इंटरनल एजम्पशन की मेरी तबीयत नहीं ख़राब होगी, मैं मोटिवेटेड रहूँगा पढ़ने के लिए। आप जो भी प्लानिंग करो कि मुझे आज 3 घंटे पढ़ना है, तो उसमें आपको काफ़ी एजम्पशन लेने पड़ेंगे कि हाँ मेरी तबीयत ठीक रहेगी, मेरा मन रहेगा करने का, मैं खेलने नहीं जाऊँगा, मैं टीवी नहीं देखूँगा। एक्सटर्नल एजम्पशंस भी हो सकते हैं कि मुझे बॉस से काम नहीं मिलेगा, घर वाले सब्जी लाने नहीं बोलेंगे, इस टाइप का। तो इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रेमाइसिस। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। ये क्या चीज़ आ गया? आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, जैसे आपने सपोज मॉक टेस्ट ले रखा है यूट्यूब टैप का, तो आपने क्या हुआ उस समय कुछ हैंग कर गया वो सिस्टम, आपने यूट्यूब टैप का मॉक लगाना था, उस समय वो सिस्टम हैंग कर गया, तो उस समय आपके पास एक अल्टरनेटिव भी होना चाहिए कि नहीं भाई यूट्यूब टैप नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा दे, आई एग्जाम भी लगा दे, क्रैक ग्रेड भी लगा ले। तो प्लानिंग कभी मतलब सिंगल वे में नहीं होती कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, आपने प्लान किया, मान लो आपका वो बुक नहीं है आपके पास, तो आप दूसरा कुछ पढ़ोगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव भी एक पार्ट ऑफ स्टेप है प्लानिंग का। फिर इसको इवेलुएट करोगे, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव्स। तो सारे अल्टरनेटिव्स में जो आपको बेस्ट लगेगा उसको आपको चूज करना है। अब हम लोग और भी स्टेप देख लेते हैं प्लानिंग के। ये अभी थोड़े बोरिंग चैप्टर्स है बट इसमें से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब स्मार्ट में आपका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो वहाँ आपको थोड़ा एडवांटेज बाकी लोगों से मिल जाएगा। इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव के बाद 5th स्टेप जो आता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बेस्ट ही आप लोगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। और 7th होता है फॉलोअप करना। फॉलोअप करने का क्या कहते हैं कि सपोज आपने आज मॉक दिया 3 घंटे का, फॉलोअप करना है कि सपोज आपसे छूट गया वो गलती से रह गया, तो आप बार बार अपने प्लान को देखो कि मैं सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से आप अपने जो प्लान है उसको चेंज करते रहोगे, बार बार उस प्लान पे स्टिक रहोगे। तो अगर हम लोग आगे देखें कि और क्या हम लोग को देखना है इसमें, जो अगला चीज़ है प्लानिंग के हम लोगों ने स्टेप्स देख लिए कि प्लानिंग में कैसे हम लोग को स्पोर्ट्स हो गया, किसी फील्ड में पॉलिटिक्स हो गया, प्रिपरेशन ऑफ हो गया एग्ज़ाम का, तो सब में ये चीज़ हेल्प करता है। तो दीज वर द 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। अब टाइप ऑफ प्लान क्या होता है? टाइप ऑफ प्लान क्या होता है कि पहला होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान मतलब क्या होता है, कोई रिपीटेटिव चीज़ है, जैसे डेली हाउस होल्ड वर्क है, उस टाइप का कोई प्लान करना है वो कि मैं सुबह 6 बजे उठूँगा, जॉगिंग करने जाऊँगा, ये 6 महीने आपको करना है, तो ये इसको स्टैंडिंग प्लान बोलते हैं। सेकेंड होता है सिंगल यूज प्लान, मतलब एक बार करना के लिए, जैसे कि आपको आरबीआई ग्रेड भी एक ही बार में क्लियर कर लेना है, तो एक बार प्लान बनाओ, अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट करो, ख़त्म कर लो, और कुछ डिफरेंस नहीं है। और प्लानिंग में कुछ खास ऐसा चीज़ नहीं है कि मतलब जो आपको कॉमन सेंस से आप सारे क्वेश्चन प्लानिंग में सॉल्व कर लोगे। और भी तरीके हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन प्लानिंग, ये सब मतलब आप कॉमन सेंस से आराम से सॉल्व कर सकते हो। डिसीजन जो होता है, डिसीजन मेकिंग, जैसे प्लानिंग कोई भी इन्वॉल्व हुई तो उसके अंदर काफ़ी आपको डिसीजंस लेने होंगे, तो उसके लिए क्या क्या टेक्निक्स होती है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है।
इसमें टेक्निक्स क्या क्या इसे सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब कि आप उस टॉपिक को लेकर बैठ गए अच्छे से, सारे पॉइंट्स से हम लोग अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं प्लानिंग पे, क्या क्या पढ़ना है प्लानिंग में, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के सारे पॉइंट्स लिखे, उसके बाद देखिए कौन सा अच्छा है। तो ये एक बेसिक मेथड हो गया। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब 10 लोग को आपने बैठा दिया, एक पेन पेपर लेकर बैठा दिया कि हाँ भाई चलो आप लोग ब्रेन स्टॉर्म करो इस टॉपिक पे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। दूसरा तरीका है डिसीजन ट्री बनाना। डिसीजन ट्री बनाना मतलब जैसे कि मॉक लेना है, मॉक, क्रैक ग्रेड भी, आई एग्ज़ाम भी, प्रैक्टिस मॉक, ओ बी, ईडू टैप। इसको आप अब देखोगे कि इसमें क्या इसका प्रोज है, क्या कॉन्स है, प्रोज कॉन्स, प्रोज कॉन्स, प्रोज कॉन्स, प्रोज कॉन्स। उसके बाद आप डिसीजन लोगे फाइनल। तो इसको बोलते हैं डिसीजन ट्री मेक करके बनाना। तीसरा तरीका है जो इंपॉर्टेंट टर्म है, डेल्फी टेक्निक। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है कि डेल्फी टेक्निक इज यूज इन विच मेथड ऑफ मैनेजमेंट और विच स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्फी टेक्निक इज ए प्रोसेस इन प्लानिंग। डेल्फी टेक्निक एक प्रोसेस है प्लानिंग का। अब डेल्फी टेक्निक में होता क्या है ये जान ले। एक बार मैं थोड़ा सा इसको रिरेज कर दूँ, तो सॉरी। तो डेल्फी टेक्निक के बारे में हम लोग पढ़े। डेल्फी टेक्निक क्या है? दिस इज डेल्फी टेक्निक में क्या है ना, सबसे पहला चीज़ ये ग्रुप प्रोसेस है। दिस इज ए ग्रुप प्रोसेस। ग्रुप प्रोसेस है, इसमें क्या है कि जैसे कि एक 10 लोग को, मतलब हम 10 लोग को बैठा दिया, 10 लोग को बैठा दिया, सबके हाथ में क्वेश्चनेयर दे देंगे। क्वेश्चनेयर क्या होता है, उसमें 50 सवाल होंगे। क्वेश्चनेयर दे दिए या इंटरनेट पे एक सर्वे कर दिया, उनसे जो रिस्पॉन्स मिले अपने को, उस बेसिस पे जो डिसीजन लिया गया, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं यूज़ ऑफ डेल्फी टेक्निक। मतलब ये फेस टू फेस मेथड नहीं है। फेस टू फेस मेथड में क्या होता है, कई बार आदमी घबरा के गलत आंसर दे देता है। तो डेल्फी टेक्निक में एनोनिमस सर्वे होता है, एनोनिमस क्वेश्चनेयर दिए जाते हैं, वहाँ से जो उनके रिस्पॉन्स आते हैं उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं। ऑनलाइन सर्वे वगैरह चलते हैं, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ डेल्फी टेक्निक। इसी का एक और मेथड है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। जैसे ये भी एक ग्रुप प्रोसेस है, बट दिस इज फेस टू फेस। इसमें क्या है कि कुछ फैसिलिटेटर होते हैं ग्रुप में, सबको बांटते हैं, वोटिंग होती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो उसमें लोग फेस टू फेस रहते हैं। एक होता है पर्ट, जो मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड अप्रोच होता है। जैसे कि मैकेनिकल सिविल के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उस पर पर्ट एनालिसिस, CPM एनालिसिस किया जाता है। तो ये इनिशियली डेवलप किया गया था US नेवी के लिए। अभी भी सिविल जॉब में इसका यूज़ होता है। तो इसके बेसिस पे प्लानिंग किया जाता है कि 20 दिन में ये करना है, 21 दिन में ये करना है। तो एक चार्ट बनाया जाता है, उस बेसिस पे प्लानिंग करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल प्लानिंग में पढ़ लिया, काफ़ी कुछ पढ़ा है। प्लानिंग के बारे में पढ़ा कि प्लानिंग क्या होता है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ लिए जो कूज और ओडोनल ने दिए थे। उसके बाद प्लानिंग क्या होता है और प्लानिंग के तरीके क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ लिए। प्लानिंग में कौन कौन सा चीज़, डेल्फी टेक्निक पढ़ लिया, पर्ट पढ़ा, ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक पढ़ा। तो इससे आपके सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग एंड व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ प्लानिंग। इस टाइप का कुछ भी सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव का भी काम हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में से क्या आ सकता है, पर्ट के बारे में सवाल आ सकता है, या इस टाइप का सवाल आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डेल्फी टेक्निक। नॉट करेक्ट पूछेगा, उसमें क्या क्या डाल देगा। इट इज़ ए फेस टू फेस टेक्निक अगर डाल दिया उसमें तो वो नॉट करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल के लिए आप लोग रेडी रहना। प्लानिंग में बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी से ही सवाल आएगा। प्लानिंग के बारे में मैंने दूसरा आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग। तो इस पार्ट में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हम लोग पढ़ लेंगे। बाकी कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इसके भी प्रिंसिपल्स वगैरह कुछ है, तो कुछ खास इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऐसे। सबसे पहला, ऑर्गेनाइज कुछ भी करते तो ऑब्जेक्टिव नेचर का होना चाहिए।
ये तो सबको पता होता है। दूसरा जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होना चाहिए, दैट शुड बी लिमिटेड। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मैनेजमेंट का, शुड बी लिमिटेड। अब आप पूछोगे स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, जैसे कि मैं मैनेजर हूँ, मेरे अंडर कितने लोग आ रहे हैं, दिस इज़ माई स्पैन ऑफ कंट्रोल, दिस शुड बी लिमिटेड। अब ऐसा नहीं कि मैं जाकर अपने अंदर आपने 400 आदमी दे दिया, कहाँ फिर कैसे मैनेज करें, दैट इज माई स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी टू वास्ट एट दैट टाइम, सो दिस शुड बी लिमिटेड। ये एक ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तीसरा यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है, मैं हूँ, मेरे ऊपर एक सीनियर है, उनके ऊपर एक सीनियर है, हो सकता है मेरे इसके पैरेलल में कुछ सीनियर हो, इनके पैरेलल में, ऐसा नहीं कि मुझे ये सारे लोग कमांड कर रहे हैं, तब मेरे काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। होता क्या है कि एक सुपर सीनियर होंगे, उनके अंदर जूनियर, उनके अंदर और जूनियर, तो ये इन्हें कमांड देंगे, इनके अंदर ये 2 लोग, ये इन्हें देंगे, इनके अंदर ये 2 लोग। अब ये जो है इसको दिक्कत आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। द यूनिट देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड। चौथा स्केलर चेन। चेन जैसे कि मैंने ये बताया, जैसे कि एक होता है, एक हुआ चेन वे में आ रहा है, ऐसे एक हुआ ब्रांचिंग में आ रहा है कि ये इसको दे रहा है, यहाँ वाला बंदा भी इसको दे रहा है, यहाँ वाला बंदा भी इसको दे रहा है, यहाँ वाला बंदा भी इसको दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, एक चेन वे में होना चाहिए। जैसे इस केस में यहाँ ही दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये नहीं होगा। अगर दैट द अथॉरिटी शुड बी कमिंग इन अ चेन वे, तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग अच्छे से होने के लिए मैंने आपको 3-4 अच्छी चीज़ें बता दी। ऑब्जेक्टिव वे होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग का, स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी लिमिटेड, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। और भी चीज़ें इसमें होती है, जैसे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपका रोल जॉब स्पेसिफिक होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स में आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जिसमें मतलब वेल डिफाइंड जॉब्स हो। जैसे आरबीआई हुआ, आपकी जॉब्स वेल डिफाइंड है कि आपको क्या करना है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी इसमें बहुत सारे पार्ट टाइम रोल्स इन्वॉल्व होते हैं, नॉट वेल डिफाइंड, इसमें रोल चेंज होते रहता है। जैसे आजकल जैसे काफ़ी सारे स्टार्टअप है, अभी शुरू के केसों में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आइडिया पे वर्क होता है, तो अभी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल नहीं होती, आपको काफ़ी सारे रोल एक साथ करने पड़ते हैं, तो उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग का जो स्ट्रक्चर होता है कि क्या क्या स्ट्रक्चर ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। पहला होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पुराना फॉर्म है, ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट। जैसा मैंने आपको पहले बताया, टॉप लेवल पे लोग होंगे, उनके नीचे 2 लोग होंगे, उनके नीचे चेन ऑफ लोग होंगे, तो ये होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होता है हाँ ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इससे पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया था F.W. टेलर ने। F.W. टेलर से मैंने क्वेश्चन ग्रुप में भी डाला था कि ही इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन्होंने फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डाला था। क्यों डाला था, क्योंकि अब इस केस में क्या हो रहा है कि सारे लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इनको क्या था कि स्पेशलाइजेशन पे इनका फोकस था। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और मैं एक और बताऊंगा कि आपको स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के बीच में आता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि एक टॉप मैनेजर होगा, जैसे जीएम है, उसके अंदर अलग अलग मैनेजर होंगे। एक हो सकता है ऐसे स्पोर्ट्स मैनेजर, एक हो सकता है फाइनेंस मैनेजर, एक हो सकता है इसके अंदर मार्केटिंग का, एक आ सकता है रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये चारों जो है स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स हो गए। इनके अंदर क्या होता है कि टीम्स होंगी, टीम 1, टीम 2, टीम 3 फॉर एग्जांपल। तो ये चारों मिल के एक डायरेक्शन बनाएंगे। इनके अंदर अलग से टीमें होंगी, T4, T5, T6, T7, T8, T9। अब इन 4 जो लोगों ने स्पेशलाइज
डायरेक्शंस बनाए हैं। यहाँ से टीम 1 के लोग T2 T3 को गाइड करेंगे, यहाँ से इसको गाइड करेंगे, ये इसको गाइड करेगा, ये चारों मिल के प्लान्स को कोऑर्डिनेट करेंगे कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, कुछ जनरल वर्क नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज परफॉर्म्ड बाय स्पेशलिस्ट्स। स्पेशलिस्ट का रोल आता है, एंड हेडेड बाय सुपर स्पेशलिस्ट्स। Here unity of command is not followed. This is a costly method and conflicts arise. अब देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, बट यहाँ तो नहीं दिख रहा है, ये भी इसको गाइड कर रहा है, ये भी गाइड कर रहा है, ये भी गाइड कर रहा है, ये भी गाइड कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कई बार कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है, बट दिस इज हेल्पफुल इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिक्वायरिंग वेरी स्पेसिफिक वर्क। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई कंपनी हो, वहाँ पे क्या होता है कि इंडिविजुअली आप वर्क नहीं कर सकते हो, जनरल वर्क नहीं कर सकते, वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड जॉब है। तो उस केस में क्या होता है कि आपको काफ़ी साइंटिस्ट का चाहिए, उस केस में आपको मटेरियल टेक्नोलॉजी का कोई इंजीनियर चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स का कोई इंजीनियर चाहिए, प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी का कोई इंजीनियर चाहिए, एरोडायनेमिक्स का इंजीनियर चाहिए। तो ये 4-5 लोग आपको मिलके जो नीचे जो स्पेसिफिक काम हो रहा है उसमें अलग अलग गाइडेंस देंगे। अगर आप सोचोगे कि हम जनरल काम करके एक मिसाइल टेक्नोलॉजी वर्क कर ले तो वो पॉसिबल नहीं है। हाउएवर क्या होता है कि वहाँ कन्फ्लिक्ट्स होंगे, कॉस्टली होगा, बट मिसाइल वगैरह वाली चीज़ें जो होती हैं वहाँ कॉस्ट नहीं देखा जाता, वहाँ देखा जाता है सेफ्टी और कंट्री का देखा जाता है कि कंट्री एक डिफेंस में कितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं। तो उन सब ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ किया जाता है, मतलब कि जहाँ थोड़ा कॉस्ट का कोई इशू अपने को नहीं है, काफ़ी स्पेशलाइज्ड वर्क है। तो पहला हमने लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, दूसरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, तीसरा होता है थर्ड वन इज लाइन एंड स्टाफ। इस हिसाब से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि देयर इज ऑर्गेनाइजेशन वेयर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ वर्क इज नीडेड, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फॉलो, लाइन एंड स्टाफ और फंक्शनल। तो उस केस में आप लोग फंक्शनल करिएगा। इस केस में क्या होता है, 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं स्टाफ एग्जीक्यूटिव। ये क्या है, टॉप में कोई एक बंदा रहेगा, उसके अंदर लोग रहेंगे, बट यहाँ एक और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जिनको हम लोग थिंकर्स बोलते हैं। थिंकर्स क्या होते हैं, ये सब डूअर्स हैं, ये लोग काम करेंगे। इन थिंकर्स का क्या काम है, थिंकर्स का काम क्या है कि वो देखते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से ये लोग तीनों को इनपुट दे सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, सही से कर रहे हो कि नहीं। तो इसको लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है कि हियर देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक एस्पेक्ट प्लानिंग कर रहा है एंड द सेकेंड एस्पेक्ट इज एग्जीक्यूशन। तो जो लोग डूअर्स हैं 1 2 3 ये लोग एग्जीक्यूशन करेंगे, और जो लोग थिंकर्स है वो लोग प्लानिंग करेंगे। तो ये लोग रिसर्च बेस्ड टाइप में आ जाता है। तो गाइडेंस इज ऑफर्ड बाय स्पेशलिस्ट्स, गाइडेंस इज ऑफर्ड बाय स्पेशलिस्ट्स। ये भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में R&D डिपार्टमेंट अलग से होता है, वो लोग कुछ काम नहीं करते, बट वो लोग रिसर्च करते हैं कैसे अच्छा किया जाए काम को, किस प्रोडक्ट को क्या किया जाए। तो वो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग पार्ट हो जाते हैं। इसमें इशू क्या है, अगेन कॉस्टली। ये जो 3 नीचे वाले लोग हैं ये अनसेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार हम लोग से काम करवाया जा रहा है, कुछ लोग सिर्फ रिसर्च के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का डीमेरिट है। और क्या होता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक होता है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एक टेम्प्रोरी चीज़ है, किसी प्रोजेक्ट के लिए ही ये एग्जिस्टेंस में आता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन,
मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है जैसे कि एक प्रोजेक्ट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मिला के मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है और जो जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, जैसे कि अब L&T है तो L&T के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अलग है और नीचे प्रोजेक्ट्स भी ऑन फील्ड होते रहते हैं। तो L&T को मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना के रखना पड़ता है कि इनको R&D भी चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए, नीचे लेवल पे फंक्शनल स्पेशलिस्ट भी चाहिए। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हेल्प करता है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more स्ट्रक्चर्स, दिस इज यूज्ड इन केस वेयर क्लोज कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड बाई ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड स्पेशलिस्ट्स, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो जहाँ भी 2 or more ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, तो आप लोग आंख बंद करके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कर देना। अब अगला टर्म एक आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब क्या होता है डेलीगेशन का अर्थ क्या है। जैसे कि एक मैनेजर है, जैसे मैं मैनेजर हूँ, सब फॉर एग्जांपल जैसे आप मैनेजर बनेंगे तो सारा काम तो हम कर नहीं सकते हैं। तो उस केस में मेरी जो कुछ पावर्स है वो मैं अपने जूनियर को डेलीगेट कर देता हूँ। तो इट इज़ जस्ट दैट कि मैं उस पर ट्रस्ट कर रहा हूँ कि मेरा वो कुछ जॉब कर दे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी जो अच्छा मैनेजर होता है वो अपने जूनियर्स को उसके लायक बनाता है, ट्रस्ट के लायक बनाता है कि वो काम करे, और उसके बाद अपनी कुछ अथॉरिटी जूनियर्स को डेलीगेट कर देता है कि हाँ भाई तुम ये काम कर लो, मैं तुम्हें ये पावर देता हूँ। तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला अथॉरिटी, कि मैं मैनेजर हूँ, मैंने उसको अथॉरिटी दे दी कि हाँ भाई तुम मेरे बदले ये काम कर दो। ऐसा नहीं है कि जूनियर मुझे अथॉरिटी देगा कि नहीं सर आप ये काम कर दो, आपके पास अथॉरिटी मैं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या टर्म है कि मुझे ये काम करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड टर्म इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉजिटिव सेंस होता है मुझे ये काम करना है, अकाउंटेबिलिटी नेगेटिव सेंस होता है ये काम नहीं हुआ तो किसकी जिम्मेदारी है, तब यहाँ अकाउंटेबिलिटी टर्म आता है। तो जो भी डेलीगेशन होता है उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। क्या, पहले मैं उसे वर्क असाइन करूँगा, फिर उसको अथॉरिटी दूंगा कि तुम ये वर्क करो, फिर नहीं होता है तो उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करूँगा कि यार मैंने तुम्हें ये काम किया था, तुम ये क्यों नहीं किए हो। तो इसमें ये 3 स्टेप आ गया। तो डेलीगेशन यही चीज़ है। अब इसी में एक और टर्म आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये सब कॉमन सेंस के टर्म है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, अभी देश में जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है, उसमें से कई पावर अगर वो सारे स्टेट को दे दे तो इस टर्म को डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। What is centralization? In this case, the important decisions will be taken at the top management. तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन आराम से आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, मीनिंग क्या है, मतलब कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। अब एक टर्म है कि डेलीगेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, इसके बारे में कंफ्यूजन हो जाता है। तो डेलीगेशन क्या होता है कि कुछ पार्ट आप मैनेजर है अपना देता है, जैसे कि मैंने अपने जूनियर को बोला कि भाई मेरे पास 10 काम है, एक काम तू कर दे। टेम्पोरली वो होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो काम वही बंदा करेगा, दैट इज नॉट डेलीगेशन। टेम्पोरली वो काम वो कर रहा है, दिस इज डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंटली मेरे जूनियर को पावर मिल जाएगी, नहीं अब तुम्हें करना है। तो ये बेसिक चीज़ समझ लो, डेलीगेशन इज टेम्पोररी इन नेचर, द पावर्स आर गिवन फॉर टेम्पोररी वर्क, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज परमानेंट इन नेचर। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंट हो जाती है। डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही रहेगी, बट डिसेंट्रलाइजेशन में मेरे जूनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उसको ये काम करना ही करना है। तो ये चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करना। अब हम लोग जैसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा था, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक बताया था ना कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, तो वो किसने दिया था इस थ्योरी को, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये इयान हैमिल्टन ने दिया था। तो ये भी आप लोग याद करना, स्पैन ऑफ कंट्रोल।
तो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, प्लानिंग के बारे में पढ़ लिया है। अब इसको आप लोग पढ़ोगे कैसे? जो भी आप नोट्स बनाओ तो एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद इसकी समरी लिखने की कोशिश करो, और सेकंड टाइम फिर से वीडियो 2 टाइम्स या 2.5 3, थोड़ा मैं स्लो ही बोल रहा हूँ तो ऐसे भी 1.5 में या 2 में ही देखोगे तो अगेन 2 में आप लोग 10 मिनट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। खुद के नोट्स बना लो, जो भी कोचिंग के नोट्स हो उसको रिवीजन कर लो, 90% चीज़ें वहाँ पे कवर होगी और ज़्यादा कुछ ज़रूरत हमको लग नहीं रही इस चैप्टर में। कुछ MCQs हो सका तो मैं क्विज फॉर्म में डाल दूँगा, और इसका जो अगला पार्ट हम लोग करेंगे उसमें स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग को कवर कर देंगे। उसके बाद ये सबसे मान के चलो अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया 5 सवाल इसी में से आ जाएंगे, अच्छे से बस आपको पढ़ना है। चलो फिर अगला चैप्टर और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर HRD पे आएंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू, आप लोग वीडियो देखते रहो, और एक और वीडियो में एक रिपोर्ट के ऊपर देखता हूँ कि मैं हो सके तो बना देता हूँ। चलो थैंक यू, जुड़े रहना चैनल पे आप लोग और सीखते रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।